चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सिंह। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आज चलिए वहां खबर जहां में हम कई अहम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम कोरोना की। जी हां, सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 16 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो 16 जनवरी की ये तारीख है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। गर्व की बात यह है कि दोनों वैक्सीन मेड इन इंडिया हैं और जल्द 4 और वैक्सीन देश में आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य नेताओं से अपील की है कि वो वैक्सीन लगाने के लिए जल्दबाजी ना करें। पीएम मोदी ने कहा, देश के हर जिले में ड्राई रन पूरा हो चुका है और देश कोरोना से जंग के लिए तैयार है। पीएम ने कोविन ऐप का जिक्र करते हुए कहा कि मॉनिटरिंग और अगली वैक्सीन कब लगेगी, इसका अलर्ट भी ऐप के जरिए ही लोगों तक पहुंचेगा। 2021 में दुनिया को इंडिया का सुपर गिफ्ट, मोदी का वैक्सीन अभियान, विश्व विजयी हिंदुस्तान। नस में दौड़ेगा वायरस का रामबाण, बचेंगे प्राण। सोलह जनवरी का दिन, शुभ घड़ी पर मिलेगी वैक्सीन। जो कोरोना से हारे, अब लड़ेंगे भारत के सहारे। वैक्सीन पर बढ़ी दुनिया की उम्मीद, भारत की बड़ी जीत। भारत का विश्व मित्र अवतार सबको देगा उपहार। कोरोना वैक्सीन का वर्ल्ड मीटर ऑन है। जिस कोरोना किलर वैक्सीन का इंतजार दुनिया कर रही थी, उसके लिए भारत उम्मीद बनकर उभरा है। हिंदुस्तान ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले सबसे कारगर वैक्सीन को न सिर्फ आम लोगों की जान बचाने का हथियार बनाया, बल्कि उन मुल्कों को भी राहत दी है जो भारत को मानवता की मिसाल मानते हैं। और हिंदुस्तान भी इंसानियत के लिए किसी भी देश की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार है। तो वैक्सीनेशन की तारीख नजदीक आ रही है। केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें इसकी तैयारी में लगी हुई हैं। बैठकों के जरिए मंथन चल रहा है ताकि कोऑर्डिनेशन रहे और कहीं पर कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि पूरा विश्व हमारे इस अभियान को देख रहा है। 16 जनवरी से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होने का ऐलान खुद पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। यानी कोरोना के खात्मे के लिए अब देश कमर कसकर तैयार है। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए करीब करीब हर जिले में ड्राई रन किए जा चुके हैं। सबसे पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स यानी कि हेल्थ वर्कर्स को ये टीका लगेगा, क्योंकि उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। यानी कोरोना के खिलाफ संजीवनी के लिए इंडिया अब तैयार है। वैक्सीनेशन पर महामंथन 16 जनवरी से टीका क्रांति, हेल्थ वर्कर को पहले टीका लगेगा और फ्री वैक्सीन पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। ये जानकारी लगातार आ रही है। इन सब के बीच चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा है, क्योंकि ये बाजारीकरण का दौर है, ऐसे में तमाम जो मेडिकल से जुड़ी कंपनियां हैं वो भी, उनमें भी कंपटीशन होता है, इसलिए अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। उधर 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी बहुत कुछ बोल रहे हैं। तमाम बातें आज उन्होंने की हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत वैक्सीनेशन को लेकर। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए और इसकी जिम्मेदारी राज्यों की भी है कि वो कैसे अफवाहों से लोगों को दूर रखे। कोविन ऐप की जानकारी उन्होंने दी है और ये कहा है कि डाटा वहां पर रखा जाएगा कि किन किन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बाकायदा कोविन ऐप पर एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जब वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद, और इससे ये मालूम चलेगा कि इस शख्स को वैक्सीन लग चुकी है। तो ये पूरे इंतजाम किए गए हैं। ड्राई रन कई दफा किया जा चुका है, उसकी पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और अब भारत पूरी तरह तैयार है 16 जनवरी की तारीख के लिए, जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है।
ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। साथियों, आप सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन्स दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। जिन राज्यों में अभी बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है, वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा। हमें सभी राज्यों, स्थानीय प्रशासन को वाटर बॉडीज के आसपास, पक्षी बाजारों में, जू में, पोल्ट्री फार्म इत्यादि पर निरंतर निगरानी रखनी है ताकि पक्षियों के बीमार होने की जानकारी प्राथमिकता पर मिले। बर्ड फ्लू की जांच के लिए जो लेबोरेटरीज हैं, वहां समय पर सैंपल भेजने सही स्थिति का जल्दी पता लगेगा और स्थानीय प्रशासन भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई कर पाएगा। वन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग के तो वैक्सीनेशन किसी प्रोग्राम पर सीधे हम चलते हैं अपने संवाददाता शालिनी के पास। उन्हें जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से प्रशासन, किस तरीके से सरकार इस वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। और जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि पूरा विश्व भारत को देख रहा है, क्योंकि अब तक तमाम ऐसे देश हैं जो 1 महीने से वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, लेकिन भारत अब शुरुआत करने जा रहा है, तो हर किसी की नजर भारत पर है। शालिनी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी शालिनी, भारत पर लगातार जो दुनिया के तमाम देश हैं उनकी नजर है और उनमें से कई देशों ने ये कहा भी है कि भारत उनकी मदद करे। जो विकासशील देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, उन्होंने भी भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा है। अभी 19 तारीख का इंतजार हम सभी को है। क्या भारत इस बात के लिए सक्षम है कि वो अपनी प्राथमिकताएं पूरा करते हुए बाकी देशों की भी मदद करे? जी बिल्कुल। जिस तरह से भी खासतौर पर अगर हम बात करें भारत बायोटेक की, जिसकी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, तो ऐसे में पहले से ही उन्होंने कहा है कि लगभग 12 कंट्रीज यानी कि 12 ऐसे और देश है जहां पर हमारा ट्रायल चल रहा है। भारत, अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज की, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज नहीं, यहाँ की अगर हम बात करें यूएस की भी, तो ये सब देश है जो कि जिनमें भारत की वैक्सीन जो है वो दी जा सकती है। और जो ये वैक्सीन है खासतौर पर कोवैक्सीन, भारत के लिए तो बहुत सस्ती होगी ही और साथ में भारत का नाम भी होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है, अगर हमारी वैक्सीन अगर ये नहीं होती तो हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते थे, क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना ये 2 ऐसी वैक्सीन है जो कि महंगी तो है ही, ताकि इनको स्टोर करने के लिए जिस तरह की कोल्ड चेन की व्यवस्था करनी पड़ती, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में भारत जिस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है और सारी जितनी भी व्यवस्था की गई है उसको देखते हुए, तो हमारे पास 2 वैक्सीन है यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये दोनों ही ऐसी वैक्सीन है जो और भी देशों में दी जाएंगी। पहले इस तरह की बातें आई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों वैक्सीन बाहर भी जाएंगी। और सिर्फ मैं बताना चाहूंगी शुभ्रा, 2 वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जो कि अगले 6 महीनों में उपलब्ध होंगी और इनमें से कई ऐसी वैक्सीन है जिसका मैं एक जिक्र करना चाहूंगी, जो कि नोवा कंपनी की वैक्सीन है, जो कि mRNA टेक्निक पर बनाई गई है। और ये वही तकनीक है कि मॉडर्ना और फाइजर कंपनी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि इसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में भी स्टोर की जा सकती है।
यानी कि प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन में तो भारत नंबर 1 पर है ही, और साथ ही ऐसा लगता है जिस तरह से लगातार भारत की कंपनियां दिन रात मेहनत कर बिल्कुल, रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये जिक्र किया आज की पहले भी, जब भी जरूरत पड़ी दूसरे मुल्कों को, भारत सबसे पहले लोगों की मदद करता रहा है, दवाइयों की जो कमी है उसकी भी आपूर्ति करता रहा है। आपको याद होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसकी मांग खुद अमेरिका ने की थी और उसके बाद उस मांग को पूरा भी किया था तमाम रिस्ट्रिक्शंस हटाकर भारत ने, और खूब वाहवाही भी हुई थी। और वैक्सीन के प्रोडक्शन में मनोज, भारत जो है वो तो अगवा है ही। तो शालिनी, अगला सवाल यही है कि अब आगे यहां से जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि 19 तारीख का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तैयारियां पूरी हैं, कोविन ऐप का बहुत बड़ा महत्व है, और देखिए एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जिन लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करेगी और डाटा कैसे रखा जाएगा ताकि सभी लोगों तक वो वैक्सीन पहुंच सके? जी बिल्कुल, पहला काम होगा लोगों को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद क्या होगा कि उनका फॉलो अप करना, यानी कि मॉनिटरिंग करना। ये सब किस तरह से किया जाएगा? जो ये सॉफ्टवेयर यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, पहले भी ऐसा इस तरह का इवन ऐप था, लेकिन ये एक नया है जिसको आपस में लिंक किया गया है, यानी कि तो पहले से हम इम्यूनाइजेशन करते आए थे उसके डेटा को और इसको लिंक किया गया है आपस में। सब इसमें डॉक्टर, मेडिकल और सब कनेक्ट किया गया है। अभी जितना भी डेटा था फ्रंटलाइन वर्कर्स का, हेल्थ वर्कर्स को, उसको पूरी तरह से डाटा इसमें एनरोल कर दिया गया है। सारी अस्पतालों से लिया गया है, एमएच से लिया गया है, प्राइवेट अस्पतालों से भी लिया गया है, और फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी डेटा है जो एमएच से लिया गया है। ऐसे में सारे डाटा इसमें डाला गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। जी शालिनी, बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन एक चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भी है कि अफवाहों से बचा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो वैक्सीन को लेकर तरह तरह की चर्चा की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे संसाधन नहीं है, तो कोई साइकिल से वैक्सीन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बाइक से वैक्सीन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको लेकर प्रशासन की क्या व्यवस्था और सोशल मीडिया की निगरानी कैसे होगी, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार भी कर सकते हैं, उसके लिए क्या इंतजाम? जी बिल्कुल मनोज, इसमें से एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये देना चाहूंगी कि जब कोविन ऐप की बात हुई थी तो हमने ही सरकार को चिताया था और हमने बताया था कि जो गूगल प्ले स्टोर है उसमें पहले से ही 2-3 तरह के चाइनीज ऐप है जिनका नाम रखा गया है कोविन ऐप, और इनको डाउनलोड भी किया गया है। लगभग 30,000 से ज्यादा लोग इनको डाउनलोड कर चुके थे। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने लगातार फटाफट से ट्वीट किया और ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी कि इसको अपलोड ना करें, क्योंकि कोविन ऐप जो है वो अभी तक पूरी तरह से ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है। इसमें अभी टाइम लगेगा, जिस डेट पर तारीख बताई जा रही है 14 या 15 तारीख। तो इस तरह की अफवाहें लगातार हैं, इसलिए खास तौर पर मिनिस्ट्री ने एक अलग से टीम बनाई है जो इस तरह की चीजों पर निगरानी रखेगी। लगातार लोगों को अवेयरनेस कराई जाएगी। आखिरकार इस तरह की अफवाहों पर आप ना ध्यान दें, क्योंकि जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसका बहुत अहम रोल होगा, और खासतौर पे एक अलग से कमेटी बनाई गई है। बिल्कुल, अफवाहों से दूर रहना बहुत जरूरी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से एक आह्वान किया है कि साइंटिफिक कम्युनिटी जो कह रही है सिर्फ उस पर आप विश्वास कीजिए, बाकी कोई क्या कह रहा है इससे दूर रहिए। इसकी जिम्मेदारी तमाम सरकारों की है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। बहुत शुक्रिया आपका शालिनी इस पूरी जानकारी के लिए। जी, और जिस कोरोना किलर वैक्सीन का इंतजार दुनिया कर रही है उनके लिए भारत एक उम्मीद बनकर उभरा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देश भारत का रुख कर रहे हैं। ऐसे में किन किन देशों ने भारत से मदद मांगी है वो हम आपको बताते हैं। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नजरें हैं। खत्म हुआ इंतजार, कोरोना पर होगा प्रहार। शुभ मंगल टीका तैयार, कोरोना का काउंटडाउन। वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी, संक्रांति पर टीका क्रांति। कोरोना महामारी के बीच दुनिया को इसकी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में
कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देश भारत का रुख कर रहे हैं। भारत वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। सूत्रों का यह कहना है कि कोरोना वैक्सीन के वितरण में भारत सरकार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को तवज्जो देगी। वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए चल रही चर्चा के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत की भूमिका को भी दोहराया है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। खबरों के मुताबिक नेपाल ने भारत से 12 मिलियन कोरोना वैक्सीन के डोज की मांग की है। वहीं भूटान ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निर्मित की जा रही वैक्सीन की 1 मिलियन डोज की मांग की है। म्यांमार ने भी सीरम के साथ एक खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। उधर बांग्लादेश ने कोविशील्ड की 30 मिलियन डोज के लिए अनुरोध किया है। गौरतलब है कि सिर्फ एशियाई देश नहीं बल्कि और कई देशों ने भारत से कोरोना वैक्सीन को लेकर संपर्क साधा है। ऐसे में भारत वैक्सीन का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन सकता है। आस्था श्रीवास्तव के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज। वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रियों का क्या कहना है, सुनवाते हैं। फ्रंटलाइनर्स और हेल्थ वर्कर्स से सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं तो सामान्य लोगों के लिए भी वैक्सीन मिलना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो फ्री गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को और सभी राज्यों को देना चाहिए। आपदा की स्थिति में केंद्र की सरकार जैसे जिम्मेदारी निभाती है, इस आपदा की स्थिति में भी बिना लाग लपेट के केंद्र सरकार को आगे आके और सहृदयता से कहना चाहिए कि नहीं, ये पूरा जो कार्यक्रम कोविड के वैक्सीनेशन का है, ये केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। यानी इसमें इसको लटके नहीं रहने देना चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की है, ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में मुफ्त दी जानी चाहिए। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। तो महामारी से लड़ने के लिए देश कमर कसकर तैयार है। महामारी एक ऐसा विषय है जिस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी ताबड़तोड़ राजनीति हो रही है फ्री वैक्सीन को लेकर अब। लेकिन एक और मसला है जिस पर पिछले करीब 2 महीने से खूब सियासत हो रही है। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे आज सुनवाई हुई। जी हां, सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस बोबड़े ने सरकार से कहा है कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। लोढ़ा स्पॉट फिक्सिंग मामले में, आपको याद होगा, जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा है कि इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अदालत कल किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों और कृषि कानून से जुड़ी याचिकाओं पर बड़ा फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कृषि कानूनों को लेकर आदेश जारी करेगा। बैठकों की एक के बाद एक 9 तारीखों के बीच जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख आई तो केंद्र सरकार के लिए जैसे शामत लेकर आई। देश की सर्वोच्च अदालत केंद्र सरकार के रवैये से खफा है।
कोर्ट ने सरकार के रवैये पर निराशा जाहिर की है और साथ ही कई सख्त सवाल खड़े किए हैं। 9 दौर की बैठकों के बाद भी नतीजा नहीं निकला तो कोर्ट बिखर गया। पूछा कि आप बात क्या कर रहे थे, किस तरह का नेगोशिएशन कर रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट ने कही वो ये कि हम किसी भी प्रदर्शन को रोक नहीं सकते, क्यों न कानूनों को रद्द कर दिया जाए। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा, ये दलील सरकार को मदद नहीं करने वाली कि किसी दूसरे सरकार ने इसे शुरू किया था। आप किस तरह का समझौता कर रहे हैं, कैसे हल निकाल रहे हैं इसका। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कानून को रद्द करें, हम बहुत बकवास सुन रहे हैं कि कोर्ट को दखल देना चाहिए या नहीं। हमारा उद्देश्य सीधा है कि समस्या का समाधान निकले। हमने आपसे पूछा था कि आप कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रखते थे। 47 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के लिए आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कई और मामलों में खास रही। इसमें आंदोलन खत्म करने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी बनाने के प्रस्ताव का जिक्र फिर एक बार हुआ। अदालत चाहती है कि मसला कमेटी के माध्यम से सुलझे। इसके लिए केंद्र सरकार और किसानों से नाम मांगे गए हैं। सरकार कमेटी बनाने की बात पहले से ही कहती आ रही है, लेकिन किसान ऐसा नहीं चाहते। किसान कानून वापसी चाहते हैं। इस बीच मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस आर. सुब्रमण्यम की बेंच ने किसानों के आंदोलन के अधिकार पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन वो गांधी जी के सत्याग्रह की तरह होना चाहिए, यानी किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, स्थिति खराब हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। किसान संगठनों से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस ठंड में प्रदर्शन में महिलाएं और बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों को प्रदर्शन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जोखिम लेने दें। उन्हें बताएं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहते हैं कि वो घर जाएं, आप उन्हें इससे अवगत कराएं। 26 जनवरी के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। इसका जिक्र अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने किया। मेहता ने कहा, किसान 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। उनका इरादा रिपब्लिक डे की परेड में रुकावट डालना है। इस पर किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा, ऐसा नहीं होगा, राजपथ पर कोई ट्रैक्टर नहीं चलेगा। किसान संगठनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ कर दिया गया है कि आंदोलन चलता रहेगा। पंजाब और हरियाणा समेत देश के दूसरे राज्यों के किसानों को भी आंदोलन के साथ जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। इन सब के बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, इसका इंतजार दोनों पक्षों को है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल से आंदोलन खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता अजीत श्रीवास्तव के पास। अजीत, यहां पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत तो दे दिए हैं कि दोनों ही पार्टियों को राहत नहीं दी है, बल्कि दोनों के माथे पर शिकन बढ़ा दिया गया है। एक तरफ सरकार से यह कहा है कि आप इन कानूनों को होल्ड क्यों नहीं करते हैं और एक समिति बनाकर निर्णय क्यों नहीं करते हैं। वहीं किसानों को भी यह संकेत दे दिया है कि ये जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बूढ़े भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं। तो कुल मिलाकर क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट जब भी फैसला बनाएगा, सुनाएगा, तो उस फैसले में कानूनों को होल्ड करने के साथ साथ नसीहत दोनों को, यानी कि सरकार को भी और किसानों को भी। बिल्कुल सत्य मनु, अगर बात करें तो जो संवैधानिक पटल है उसके संवैधानिक पटल की मर्यादा को रखते हुए यहाँ पर दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों समुदायों के लिए बीच का रास्ता निकालने की बार बार दबाव बना रही है। वो चाहती है कि कोई भी एक पक्ष ये कह न सके कि हम उस सरकार के या किसान के साथ में हैं, इसलिए दोनों पक्षों को साथ में लेकर निर्णायक फैसला लेना चाहती है। वो चाहती है कि इस ठंड और तमाम जैसे जो बारिशें अभी हुई हैं कुछ दिन पहले, उसमें जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनको कम से कम मुख्य न्यायाधीश चाहता है कि उसे घर भेज दिया जाए। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना वो यानी जरूरी समझ रहे थे कि वो समझ रहे थे कि इस ठंड में कई किसानों की जान भी गई, कई किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं, वो वारदात रुक सके। और साथ ही साथ सरकार पर यह निर्णय कि भाई कमेटी बनाया जाए। लेकिन इसी बीच किसानों के जो नेता हैं दर्शन पाल, उनका सर्वोपरि कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और जिस तरह से कमेटी का है तो हमारे लॉयर बातचीत करेंगे और कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे, क्या बातचीत में कमेटी में निकल के आता है, वो सारी बातों पे हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल किसान
खुश थे आज की इस पूरी कन्वर्सेशन को लेकर। कल की कन्वर्सेशन पर वो अपना इंतजार कर रहे यानी कि हैं। आप वो कह रहे चाहते हैं हैं कि कल जब पूरी कमेटी हेयरिंग बनाने होगी, की जो पूरा बात मामला है जब उस सुनाई, पर किसान तो नेता सुप्रीम कोर्ट सहमत हैं, क्योंकि किसान नेताओं का शुरुआत से कहना है कि सबसे पहले कानून वापस हो, उसके बाद कोई कमेटी बनेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है इस मामले में और ये चाहता है कि कमेटी बनाकर बातचीत हो, तो क्या किसान नेता नाम देने के लिए तैयार हैं कि कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे? सुब्रा, अगर बात करें, दर्शन पाल ने जो अपनी प्रेस रिलीज में अपनी जानकारी दी और तमाम लोगों से बातचीत में जब ये बताया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए हमारी जो पूरा फैसला है वो हमारी जो लॉयर है, लॉयर कमेटी वो तय करेगी। अभी हम इस मौसम में नहीं बात करेंगे। हम चाहते हैं कि कल की सुनवाई, जो कल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, काफी अहम है। हम उस सुनवाई का पहले हिस्सा बनेंगे। हमारे वकील जिस हिसाब से परामर्श करेंगे शाम के समय, उसके बाद से हम कुछ आगे का फैसला करेंगे। लेकिन फिलहाल जो किसान नेता हैं वो सभी आज की जो तमाम बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में उससे काफी खुश नजर आए और कहे कि एक पॉजिटिव वेव हमें नजर आ रही है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी हमारे लिए बातें सामने निकल के आएंगी हम उसका पालन करेंगे। सुब्रा, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत श्रीवास्तव का। तो बताने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बीच का रास्ता यहां पर निकालने की कोशिश की जाएगी जो सरकार की बात को भी अपनी तरफ रखे और किसानों की बात को भी समझने की कोशिश करे। तो रुकेंगे।